जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिया जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय परिदृश्य का जो मुख्य बिंदु रहे हैं वो है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की जा चुकी है। राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय किया जा चुका है। बीआरओ ने शुरू किया विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सबसे शीर्ष पर इंदौर शहर रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2023 में भी इंदौर शहर सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया अमृत भारत स्टेशन, जिसके अंदर 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकसित किया जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी दी जा चुकी है। हिंदुस्तान शिपयार्ड ने रक्षा मंत्रालय के साथ किया 19,000 करोड़ का अनुबंध। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित। 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए शुभंकर जोड़ी का अनावरण किया जा चुका है। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित की गई है। तो अब इसमें जो पहला बिंदु हम पढ़ने वाले हैं, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 23 अगस्त 2023 को जारी की गई है। और इसके अंदर जो इस बार की जो स्कूली शिक्षा का प्रारूप रहा है वो है 5+3+3+4 के आधार पर स्कूली शिक्षा जारी की जाएगी। और इससे पहले जो अभी तक स्कूल शिक्षा जारी प्रारूप रहा है वह है 10+2 के आधार पर रहा है। लेकिन जो अब की बार जो नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसका जो प्रारूप रहा है वो 5+3+3+4 के आधार पर ही बच्चों को स्कूली शिक्षा कार्यक्रम करवाया जाएगा। अब इसके अंदर भी 4 मूलभूत चरण रखे गए हैं, जिनका नाम है मूलभूत चरण है। जो प्रथम चरण उसका नाम है मूलभूत चरण, दूसरा है प्रारंभिक चरण, तीसरा है मध्य चरण और अंतिम है माध्यमिक चरण। और इसी चरणों के माध्यम पर ही पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की जाएगी। और इसमें जो सीखने के मानक और प्रशिक्षण मानक रखे गए वो सामग्री और शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन के चयन के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। पाठ्यक्रम में भारतीय निहित व शिक्षा पर भारतीय ज्ञान और विचार की संपदा से प्रेरित है। और इस यह अपेक्षा करता है कि सभी विद्यार्थियों को कम से कम 3 भाषाओं से पारंगत हो और जिनमें से कम 2 भारत की मूल भाषाएं। और अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी इनमें से कम 1 भारतीय भाषा समता का साहित्य स्तर हासिल करें। और अब इसकी जो नई शिक्षा नीति जारी हुई इसके अनुसार अब बोर्ड की परीक्षा भी वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, जिससे छात्रों की स्कोर बनाए रखने का अवसर मिलेगा। जो स्कूली शिक्षा के जो 5+3+3+4 के जो प्रारूप किया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए बनाया गया है, तो उसकी जो प्रोफेसर रहे वो है के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में इस प्रारूप को तैयार किया गया है और एक संचालन समिति का गठन भी किया गया था। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय। तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय किया गया है, जो केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री द्वारा किया गया है। और इसकी 2 महत्वपूर्ण सेक्शन पहले प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट का विलय किया गया है। जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो तो 1973 को प्रारंभ किया गया था और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था वो 1992 को प्रारंभ किया गया था। और इस विलय की घोषणा अप्रैल 2023 में की गई थी, लेकिन इसका जो आधिकारिक आदेश जो 23 जून 2023 को जारी किया गया है। उक्त दोनों प्रोजेक्ट का विलय कर एक नया डिवीजन प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन बनाया गया है, जो नए प्रभाग का लक्ष्य अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखते हुए संरक्षण क्षेत्रों में ओवरलैप को कम करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और इस विलय का आधिकारिक कारण दोनों संरक्षण परियोजनाओं के वित्त पोषण को तर्कसंगत बताया गया है। भारत में बाघों की आबादी और उनके आवासों को संरक्षित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जो बंगाल टाइगर की सिक्योरिटी के लिए मतलब उनकी सुरक्षा के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। और वर्ष 1992 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसका उद्देश्य प्रवास गलियारों सहित जानवरों और उनके प्रवासों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करके उनके प्राकृतिक आवासों में हाथियों की दीर्घकालीन अस्तित्व की रक्षा करना था। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं बीआरओ ने शुरू किया वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण। जो बीआरओ है सीमा सड़क सुरक्षा मतलब सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका नाम है लिक्रू मिगला फुक्चे, जिसकी लगभग ऊंचाई रखी गई है 19,400। जो इससे पहले जो सड़क थी उसका नाम था उमलिंगला, जिसकी ऊंचाई है 19,024 फीट। लेकिन अब उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे बनी है लिक्रू मिगला फुक्चे, जिसकी ऊंचाई 19,400 फीट इसकी ऊंचाई रखी गई है। और इस सड़क का निर्माण सैन्य नागरिक उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यहाँ पर फाइटर जेट बेस भी बनाया जाएगा। और यह सड़क एलएसी जो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उससे लगभग 2-3 किलोमीटर के बीच में ही पड़ती है। और जो एलएसी है जो चीन की सीमा जो भारत और चीन के बीच में जो एलएसी सीमा है उसकी लंबाई लगभग 4,057 किलोमीटर है। और इस सड़क का निर्माण बीआरओ की महिला इकाई ने शुरू किया है, जिसका नेतृत्व कर्नल पोनुंग डोमिंग कर रही है।
और आपको मैंने पहले बताया था जो नई सड़क बन रही है जिसकी ऊंचाई 19,400 फीट ऊंचाई है, तो अब उससे पहले जो उमलिंगला थी जिसकी ऊंचाई थी 19,024 फीट, और जो ये विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क बन गई है, और इसको बीआरओ ने लद्दाख के उमलिंगला विश्व की सबसे ऊंची सड़क होने के कारण इसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया था। ये 2012 में बनी हुई थी, और इस सड़क का बीआरओ की महिला अफसर वैशाली एस श्रीवासी ने किया था। और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के सड़क मार्गों और पुलों के निर्माण कार्य व्यवस्थापन के कार्य उद्देश्य से सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में इंदौर सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंदिरा स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 के विजेता की घोषणा 25 अगस्त 2023 को की गई है, जिसमें सबसे शीर्ष स्थान पर इंदौर शहर आया है। अब इसमें जो 66 विजेताओं की घोषणा की गई, जो इंदौर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता है, और दूसरे और तीसरे स्थान पर सूरत और आगरा को रखा गया है। और स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी जीता है, और जबकि तमिलनाडु ने दूसरा स्थान जीता है, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने तीसरे और चौथे स्थान प्राप्त किए हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की हम चर्चा करें तो चंडीगढ़ सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। और पुरस्कार वितरण ISAC 2022 पुरस्कारों के विजेताओं को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में 27 सितंबर 2023 को सम्मानित किया जाएगा। अब न्यूज फैक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा और स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और सम्मानित जीवन की गुणवत्ता प्रदान करना है। जो ISAC का चौथा संस्करण हुआ था, जो अप्रैल 2022 में सूरत में स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, जिसमें भी इंदौर शहर ने सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। और इसके द्वारा स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग अगस्त 2023 को जारी की गई थी। और वर्ष 2023 के लिए जारी इस रैंकिंग में 10 लाख आबादी से ऊपर वाले शहरों के इंदौर में 187 अंकों के साथ देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। और रैंकिंग में शीर्ष 5 स्थान पाने वाले शहरों के नाम ये हैं, जिनमें पहला है इंदौर, दूसरा है आगरा, तीसरा है ठाणे, चौथा है श्रीनगर, पांचवा है भोपाल। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया अमृत भारत स्टेशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया है, जो देश भर के लगभग 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला 6 अगस्त 2023 को रखी गई है। अब इसके आगे हम 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने विस्तृत इन 508 स्टेशनों को 24,470 करोड़ के अधिक लागत के आधार पर पुनर्विकसित किया जाएगा, जिनमें उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन आते हैं, और राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन आते हैं, और भी अन्य राज्यों के जैसे बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44 रेलवे स्टेशनों को लिया जाएगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो अमृत भारत स्टेशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे जयपुर रेलवे जो वहाँ की जो सांस्कृतिक और स्थानीय विरासतों की झलक दिखाने का इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब जैसे अपने जयपुर रेलवे स्टेशन पर जैसे राजस्थान की जो सांस्कृतिक और स्थानीय विरासत जैसे हवा महल, आमेर के किले की झलक देखने को मिलेगी। और जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर को प्रेरित किया जाएगा, और नागालैंड में दीमापुर रेलवे स्टेशन की अन्य वहाँ की जनजाति और स्थानीय वास्तुकला को प्रदर्शित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत लगभग देश के 1309 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकता के साथ पुनर्विकसित किया जाएगा, लेकिन जो प्रथम चरण में 508 ही रेलवे स्टेशनों को लिया गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना PM विश्वकर्मा योजना को मंजूरी। ये PM विश्वकर्मा एक ऐसी योजना है जिसे 16 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है, और इसकी अवधि 5 साल की रखी गई है, और जो 2023-24 से लेकर 27-28 तक रहेगी। और इसका परिव्यय रखा गया है लगभग 13,000 करोड़ रुपए। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कारीगर और शिल्पकार जो मतलब हाथों और औजारों से काम करने वाले हों, तो इस योजना में मतलब कारीगरों और शिल्पकारों के आर्थिक ढांचे को मजबूत करना है, जिसे उनके पैसे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। और इस योजना का अन्य उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ एक सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जुड़ सके। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता प्रदान करेगी। PM विश्वकर्मा के तहत पहले चरण में लगभग 8 प्रकार के व्यवसाय को शामिल किया गया है। योजनाओं का प्रावधान है। योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, और पहचान पत्र से इनकी मान्यता प्रदान की जाएगी। और लगभग 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख पहली किस्त दी जाएगी, और दूसरी किस्त में 2 लाख की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत बाद में कौशल उन्नयन टूल किट, प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन की सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड ने रक्षा मंत्रालय के साथ किया 19,000 करोड़ का अनुबंध। जो रक्षा मंत्रालय उसने हिंदुस्तान शिपयार्ड HSL
विशाखापट्टनम में जो इसका संगठन है, और उसके साथ में 19,000 करोड़ के एक अनुबंध पर 25 अगस्त 2023 को हस्ताक्षर किए गए हैं। और यह अनुबंध भारतीय नौसेना के बीच में, वो भारतीय नौसेना और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में हुआ है, जिसमें 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के अधिग्रहण के लिए किया गया है। जो लगभग 44,000 टन के फ्लीट सपोर्ट जहाज भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित होने वाले अपनी तरह के पहले जहाज होंगे। जो 5 जहाजों के निर्माण की यह परियोजना 8 वर्षों में पूरी होगी। अब इसके आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को राज्यसभा 7 अगस्त 2023 को पारित कर दिया गया है। और इसका जो प्रावधान है तो वह है जो प्रावधान किया गया जिसमें केंद्र सरकार के जो आधिकारिक कर्मी होते हैं, जैसे उनके कर्मियों के नियमों और सेवा और अन्य शर्तों के सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के उपबंध के नियमों को बनाने का अधिकार देता है। जिसमें विधेयक होगा जैसे उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित मामलों और दिल्ली विधानसभा को बुलाने और स्थगित करने और भंग करने सहित कई मामलों पर अपने विवेक को प्रयोग करने का अधिकार देता है। यह विभाग में सचिवों को किसी भी मामले को उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान लाने के लिए अधिकृत करता है। और इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करने का भी प्रावधान है। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा। केंद्र सरकार के इस संबंध में इसी साल मई में अध्यादेश लाई थी। अब हम पढ़ने वाले 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को समारोह पूर्ण मनाया गया और 77वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली के में आयोजित किया गया था, जिसमें 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के ध्वजारोहण कर राष्ट्र को संबोधित किया है। जिसमें इस बार जो प्रधानमंत्री 2014 से लेकर अब तक 10 साल की स्वाधीनता अवसर पर लाल किले के प्राचीन से ध्वजारोहण कर चुके लगातार लगभग 2014 से अब तक लगातार 10 बार इन्होंने लाल किले के प्राचीन से ध्वजारोहण कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन प्रमुख बिंदु क्या क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद बन रहे नए ग्लोबल ऑर्डर और नए पॉलिटिकल इक्वेशन में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है, जिनमें जिनमें भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की अवस्था से लगभग 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पाई गई है। अब उन्होंने दूसरा बिंदु बोला है, उन्होंने भारत की भूमिका की तुलना विश्वामित्र से की है। तो विश्वामित्र का मतलब है सबके साथ मैत्री और प्रेम भाव पूर्वक व्यवहार। अब जिसमें अभी आपको अपने पढ़ा भी था विश्वकर्मा योजना, जो नाई और सुनारों के उत्थान के उद्देश्य से इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की थी, जो मणिपुर के लोगों के साथ भारत की एकजुटता पर भी बल दिया है। उन्होंने बताया कि भारत विश्व के सबसे तेज 5G रोल आउट करने वाला देश बनेगा, जिसमें 5G के साथ 4G को भी वही स्पीड मिलती रहेगी। उन्होंने वाइब्रेंट विलेजेज पहल पर प्रकाश डाला, जिसमें सीमावर्ती गाँवों का क्लेवर बदल गया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के गांव जो सीमावर्ती गांव आते हैं, लगभग 2963 गाँवों को इसमें रखा गया है। लेकिन इसमें जो अलग अलग चरणों में रखा जाएगा, जिनका मुख्य उद्देश्य है जो उनके जो विकास की ओर ध्यान दिया जाएगा ताकि वो पिछड़े न रह पाए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह की इस प्रशंसा की और 2 लाख करोड़ नहीं 2 करोड़ लखपति दीदी समृद्ध बहन बनाने की आकांक्षा जताई है, जिनमें लखपति दीदियों का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा जैसे LED बल्ब के बारे में जानकारी कैसे बनाते हैं, प्लम्बिंग, ड्रोन रिपेयरिंग और ट्रेनिंग, इनकी जो लखपति दीदियाँ हैं वो ये कार्य करेगी। और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है और देश में लगभग 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें जेनरिक दवाएं मिलेगी, जो अब हम साधारण दवाएं लेते हैं उससे लगभग 60 से 70% सस्ती रहेगी। स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम रही है इस बार की, जो है राष्ट्र पहले हमेशा पहले थी। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 18,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 510 किसान उत्पादन संगठन और 15 अगस्त 2023 को लाल किले दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 के साक्षी बनने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और यह पहल भारत की आज़ादी की जो आज़ादी के अमृत महोत्सव 2021 में शुरू किया गया था, जो भारत के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए शुभंकर जोड़ी का अनावरण किया गया है, जिसमें अंडर-19 वर्ल्ड कप 2000 चैंपियन यशडुल और सैफ अली वर्मा ने 19 अगस्त 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में एक कार्यक्रम में ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ICC शुभंकर जोड़ी का अनावरण किया है। दुनिया भर के प्रशंसकों को ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शुभंकर के नामकरण में योगदान देने का अवसर मिलेगा। ICC के अनुसार क्रिकेटोवर्स नामक सुदूर क्रिकेट यूटोपिया से उत्पन्न पुरुष और महिला शुभंकर अलग अलग लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लैंगिक समानता और विविधता दोनों के प्रतीक के रूप में खड़े होते हैं।
अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित। जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में और इसका जो अध्यक्ष है नेनाद लालोविक है, जिसने अभी जो भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय कुश्ती संघ। जो भारतीय कुश्ती संघ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने जिन्होंने जिन जिस जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस पर कुश्ती के पहलवानों ने अभी जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इस महीने में यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारतीय कुश्ती संघ के 45 दिनों के अंदर चुनाव कराने के लिए कहा था, लेकिन लगभग 3 महीने होने के बाद भी चुनाव नहीं हुए। इसी वजह से विश्व संघ ने यह फैसला लिया है। इस निलंबन के परिणामस्वरूप आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान और भारतीय ध्वज के तहत प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे और भारतीय ध्वज के तहत प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे, बजाय इसके वह ओलंपिक क्वालिफाइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में न्यूट्रल खिलाड़ियों में भाग लेंगे। अब पढ़ेंगे टेली लॉ 2.0। कार्यक्रम का शीर्षक है टेली लॉ 2.0। तो इसका आयोजक है न्याय विभाग जिसका आयोजन हुआ है 25 अगस्त 2023 को सिटी फोर्ड ऑडिटोरियम नई दिल्ली में हुआ है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रौद्योगिकी उपयोग के जरिए आम नागरिकों के मुकदमे से पूर्व परामर्श के 50 लाख तक पहुंचने की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किया गया है, जिसमें कानून व्यवस्था को सरल और आम भाषा में बनाने का कार्य किया गया है ताकि लोगों को अपने ऊपर जितने भी प्रकार के मुकदमे जा रहे हो उनको अपने नॉलेज होने और जैसे न्याय और जो मुकदमे होते हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे दादी प्रकाश मणि, जो एक ब्रह्मा कुमारी जी की जो पूर्व दादी प्रकाश मणि रही है, जो इस समय जो ब्रह्मा कुमारी जी के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रह्मा कुमारी जी का आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में है, जिसका उद्देश्य है शैक्षिक परोपकारी और ध्यान आदि इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्मा कुमारी जी की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट 25 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। ये डाक टिकट दादी प्रकाश मणि की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की माई स्टैम्पल पहल के अंतर्गत जारी किया गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे CSIR प्राइमा ET11। CSIR प्राइमा ET11 देश का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है जिससे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 21 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है और देश के इस पहले स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर को CSIR प्राइमा ET11 के मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI दुर्गापुर द्वारा विकसित किया गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे करंट अफेयर का मंथली रिव्यू वन लाइनर। भारत की G20 अध्यक्षता में B20 शिखर सम्मेलन जो 25 से 27 अगस्त 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है, वो किया गया है नई दिल्ली में। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने MI-17V5 हेलीकॉप्टरों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सूट की खरीद और संस्थापन सहित विभिन्न रक्षा साजो सामानों खरीद के लिए 7800 करोड़ के प्रस्तावों को 24 अगस्त 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार द्वारा आधार नियमों के संशोधन के बाद नई व्यवस्था के तहत अब आधार धारकों के लगभग 10 वर्ष के बाद आधार कार्ड को नवीकरण करवाना होगा, जिसमें अपने को फिंगरप्रिंट आइरिस सभी कार्य करवाना पड़ेगा हर 10 साल के भीतर। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे गांधीनगर गुजरात में 17 से 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित परंपरागत औषधि पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए किस अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी भाई का नाम प्रयोग कर स्वागत किया है। तो उसका जो WHO की जो महानिदेशक है जो अभी 17 से 18 अक्टूबर 2023 को जो गुजरात के गांधीनगर में एक औषधि वर्ल्ड वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें WHO के महानिदेशक आए थे जिसका नाम है डॉक्टर टेड्रोस, जिसको नरेंद्र मोदी ने तुलसी भाई के नाम से पुकारा था। इसके आगे हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर ऑनलाइन नागरिक सेवाओं की संख्या 913 ऑनलाइन नागरिक सेवाएं में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर आ गया, जिस मामले में शीर्ष स्थान पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 22 अगस्त 2023 को लागू की गई कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास के साथ रोजगार के दौरान प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वर्ष 2018 के चुनाव में हल्फनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाने के लिए सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की विधायक बी कृष्ण और मोहन रेड्डी के निर्वाचन को तेलंगाना उच्च न्यायालय में एमा ने घोषित कर दिया है। रेड्डी ने किस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीता था? गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र में। केरल राज्य ने अपने पहले ऑडिटोरियम इंटेलिजेंस AI नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल की योजना शुरुआत की गई, वो है संतगिरी विद्या भवन तिरुवनंतपुरम।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 28 जुलाई 2023 को देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को त्वरित रूप से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना की घोषणा की थी। कौन सा राज्य ABDM माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हुआ है? मिजोरम। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना का पूर्ण नाम क्या है? तो उस पूर्ण नाम का क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन कोलकाता के ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत किस अभियान का शुभारंभ किया है? वह है मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, जो 17 अगस्त 2023 को बनाया गया है। इसके आगे बढ़े। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिम्फेटिक फिलेराइसिस को किस वर्ष तक समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? वह है वर्ष 2027। तो आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो दिया जी के क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर एक चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसकी क्लास मिल सकती है। थैंक यू।